Good afternoon to all of you. Who has come? Please message me. आज आप लोग के साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो सब लोग आ जाए क्लास में, मैं बताती हूँ। गुड इवनिंग राखी। एग्जाम खत्म हो गए आपके? और एग्जाम सारे कैसे गए आपके जो हो गए? बढ़िया होगा सब? एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि जिसको क्लास में आना हो वो आ जाए, ठीक है? ओ, अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, अब जो चीज़ हो गया वो तो हो गया ना। अच्छा, आप लोग में से किसी ने नेट का एग्जाम दिया था क्या? कल रिजल्ट आ गया उसका? मेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। फिर भी मैंने डेली क्लास ली थी ना, कभी कभी दो दो क्लास लेती हूँ आप लोग की, और आप लोग डेली क्लास में आते भी नहीं हो। गुड इवनिंग दिनेश। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देते हैं, जितने लोग आए हैं वही सुन लें कि फिलर फॉर्म अब क्विजेस लेके आने वाला है, ठीक है? अगले हफ्ते से क्विजेस स्टार्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। मतलब कि हफ्ते में एक दिन आपको क्विजेस दिए जाएंगे। जैसे कि अभी मैं यूनिट 7 पढ़ा रही हूँ तो उसका क्विज आपको दिया जाएगा, या यूनिट 5 पढ़ा चुके हो, यूनिट 3 पढ़ा चुके हो, ठीक है? मतलब जो चीज़ पढ़ा चुके हैं उसी का क्विज आपको दिया जाएगा। तो वो क्विज जो है वो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो 6 डेज की क्लास होती है हमारी ना। 6 डेज में से 5 डेज जो लाइव क्लास बच्चे देखेंगे, जो लाइव क्लास बच्चे आएंगे उन्हीं को ये जो क्विज होगा, जो टेस्ट होगा, एक तरह से मानिए चाहे जो भी आप मांग लीजिए, पीवाई क्विज समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, तो उन्हीं बच्चों को उनका लिंक मिलेगा। क्योंकि कौन बच्चा कब क्लास ज्वाइन कर रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, अभी देख रहा है, कितने मिनट देख रहा है, ठीक है? तो सबका डेटा हम लोग के पास होता है। तो ये हम लोग आप लोग के लिए ही किए हैं ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आएँ और इसको देखें, क्लास देखें, क्योंकि क्लास में लाइव आना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कुछ लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, लाइव नहीं आ पाते,
लेकिन ऐसा नहीं चल पाएगा, ठीक है। आप लोग को आना पड़ेगा लाइव और लाइव क्लास देखने में, क्योंकि आप लोगों ने पैसा पेमेंट किया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नेट जेआरएफ ले आके दिखाना है हम लोग को खुद, ठीक है। आपने एक बार पेमेंट कर दिया, आपकी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें आपका नेट जेआरएफ निकलवाना ही निकलवाना है। तो जब आप लोग क्लास में ही नहीं आएंगे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कितनी बार मैंने बोला है, आप लोग बताया करिए। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो बाद में कम से कम मुझे मैसेज कर दे, तो मुझे पता चल जाए। कोई भी क्वेरी हो, किसी ने कभी भी एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा, यानी आप लोग को सारी बात समझ में आ गई। ऐसा हो सकता है कि किसी को 100% बात समझ में आ जाए, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इतने सारे बच्चे हैं, कुछ तो क्वेरी रहेगी, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं। इस वजह से फिल्डर फॉर्म ये डिसीजन लिया। ये आप लोग की क्लास में नहीं है, ये सारी क्लासेस में ऐसे हो रहे हैं कि बच्चे पैसा पेमेंट करके और उस चीज को भूल गए हैं एकदम से। कुछ बच्चे तो कभी क्लास ही नहीं देख रहे हैं, तो बताइए कैसे चलेगा। है? कब से मतलब राखी? मैम ऐप पर, हाँ ऐप पर ही होगी। कुछ फ्री है, कुछ ऐप पर है, ठीक है। कुछ फ्री वाली क्लासेस हम लोग यूट्यूब पे करने वाले हैं। अभी थोड़ा वो प्रोसेस हो रहा है, कुछ टेक्निकल चीज़ें उसमें बची हुई है, तो वो हो जाएगी। तो कुछ क्लासेस जो उस पर क्लासेस फ्री होगी, उस पर क्या होगी, उस पर ज़्यादातर पीवाई की क्लासेस होगी, और आप लोग को भी क्लासेस दी जाएगी। वो पेड बच्चों के लिए होगी, फ्री बच्चों के लिए होगी। लेकिन जो ये वीकली वाला होगा, ये सिर्फ पेड बच्चों के लिए होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक मैं आपको दूंगी और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो फिर उसका सोल्यूशन भी हम बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग की अच्छाई के लिए ही किया जा रहा है। तो आप लोग लाइव क्लास देखना शुरू करें, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसका लिंक आपको नहीं मिलेगा। चलिए, ये फिलर फॉर्म की क्या है? तीनों सोशल मीडिया साइट्स है। हाँ, टेलीग्राम हो गया आपका, व्हाट्सएप हो गया और इंस्टा हो गया। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाए। और हम लोग में कोर्सेज 4 तरह के कोर्सेज चलते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 के। पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ 6 मंथ के लिए भी है, और पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ 12 मंथ के लिए भी है। तो जैसा आप लोग लेना चाहें, ठीक है। और फिलर फॉर्म क्या प्रोवाइड कराता है? पेपर 1 एंड पेपर 2 का कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, नोट्स प्रोवाइड कराता है, पीवाईक्यूज विद आंसर, जो अभी तक नहीं हुआ लेकिन आगे इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले हम लोग 1-2 हज़ार पीवाईक्यूज आपको करा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। थोड़ा पीवाईक्यूज के लिए भी होता है कि पहले थोड़ा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, तो पीवाईक्यूज करने में ज़्यादा मजे आते हैं। पता चलता है ना कि यहाँ जो पढ़े हैं फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। 100+ मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग कराएंगे। और किसी को अगर कोर्स ज्वाइन करना हुआ, ठीक है, अगर आप लोग के कोई जानकारी में कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 किसी का भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, या मेरा एजुकेशन का ज्वाइन करना चाहता है, तो वो मेरा ये कोड लगा सकता है, ANCS10। ओके, इसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम लोग आज बात करेंगे पर्पज ऑफ असेसमेंट। ओके, इन लर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे असेसमेंट। असेसमेंट को कल पढ़े थे, कल की क्लास में जो लोग थे वो तो पढ़े ही थे, जो नहीं थे रिकॉर्डेड क्लास देखे होंगे, आई होप। ओके, तो कल का थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट क्या होता है? आकलन, किसी चीज का आकलन करना, मतलब लर्निंग। तो हम लोग ये देखते हैं कि असेसमेंट 4 तरह के, आपके जो सिलेबस है नेट जेआरएफ वाला, उसमें 4 तरीके का असेसमेंट लिखा हुआ है। पहला क्या है? समेटिव। समेटिव असेसमेंट मतलब कि एंड ऑफ द लर्निंग, जब आपकी लर्निंग एंड हो जा रही है तब वो कोई असेसमेंट हो, तो वो क्या होगा? समेटिव। ड्यूरिंग द लर्निंग, जब आपकी लर्निंग चल रही है तब अगर जो हो जाएगा असेसमेंट, वो क्या हो गया? फॉर्मेटिव। डायग्नोज क्या हो गया? नहीं, फर्स्ट टॉपिक नहीं चल रहा है राखी। हम लोग यूनिट 7 का एक पार्ट पूरा खत्म कर लिए हैं, दूसरा पार्ट चल रहा है, और दूसरा पार्ट आई होप आज कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो मुश्किल से 10 मिनट का लेक्चर बचेगा, हो सकता है। ओके, आज नहीं कल हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसका एक पॉइंट ही बचेगा उसमें। क्योंकि क्या है ना, जो आज का लेक्चर है वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो बहुत सारी चीजें अगर एक बार में पढ़ लेंगे
तो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी आप लोग को, इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा पढ़ाएंगे, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हाँ असेसमेंट की बात करें तो डायग्नोस असेसमेंट की हम बात करें। देखिए डायग्नोस असेसमेंट क्या होता है, देखिए समेटिव हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, डायग्नोस। डायग्नोस का क्या हुआ, किसी चीज को उसका नैदानिक चीज खोजना, मतलब डायग्नोस करना कि आपकी लर्निंग क्या चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, उसका असेसमेंट करना, डायग्नोस करना, फिर उससे रिलेटेड हम लोग उसका सोल्यूशन खोज के देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा डायग्नोस असेसमेंट। चौथा क्या था, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, आप कहीं प्लेसमेंट लेने जा रहे हैं तो आपका असेसमेंट हो, तो उसको बोलेगा प्लेसमेंट असेसमेंट। मतलब ही कहीं आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू आपका हो गया प्लेसमेंट असेसमेंट। कल का आप पीएचडी की डिग्री के लिए जाएंगे तो पीएचडी की डिग्री के लिए जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, रिटन होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो गया प्लेसमेंट असेसमेंट। मतलब कि वो अपने यहाँ अपने संस्थान पे आपको प्लेसमेंट दे रहे हैं, उस टाइप का जो असेसमेंट होगा वो प्लेसमेंट असेसमेंट होगा। 7 9 क्या है पता नहीं, राखी बताइए। अब हम लोग देखते हैं कि पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है। ठीक है, असेसमेंट का जो पर्पस होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, आपके कोर्स में दिया हुआ है प्रोस्पेक्टिव। ओके, प्रोस्पेक्टिव ऑफ असेसमेंट। तो 3 तरीके का प्रोस्पेक्टिव होता है इसमें। पहला आपका सिलेबस का, सब आपको सिलेबस का ही है। ठीक है, आपका सिलेबस में क्या दिया हुआ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, सीखने का आकलन। ओके, दूसरा क्या हो गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये तीनों टर्म जो है ना थोड़ा एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग को अच्छे समझना है, और अच्छे समझने के लिए बस कुछ नहीं करना है, बस ये क्या हमको ध्यान देना, ऑफ का, फॉर का, एज, बस इन्हीं चीजों का ध्यान देना, और आपको अभी अचानक से तुरंत सब समझ में आएगा। बस थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग ध्यान बना के उस चीज को सुने जो मैं कह रही हूँ। हाँ, मैं इस समय पढ़ा रही हूँ यूनिट 7। ओके, पार्ट बी। यूनिट 7 का पार्ट बी पढ़ा रहे हैं, असेसमेंट। चलिए, दिनेश इसमें रेगुलर आते हैं तो इस वजह से इनको पता होगा, राखी आजकल रेगुलर नहीं है इसलिए नहीं पता था। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, मतलब कि इसमें क्या है, सीखने का आकलन, जो हम सीख रहे हैं उसका आकलन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपको इसके पहले क्या था, दूसरा पार्ट असेसमेंट है, पहला पार्ट था पेडागॉगी एंड एंड्रोगॉगी। इन पेडागॉगी एंड एंड्रोगॉगी हम पढ़ा देंगे। तो इसमें क्या होगा, सीखने का आकलन, मतलब आपने कितना सीखा उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने का आकलन। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है इसमें, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, सीखने का आकलन, तो इसका क्या हो गया, सीखने का आकलन, मतलब कि आप सीख चुके हैं कोई भी चीज, आप पेडागॉगी एंड एंड्रोगॉगी आप सीख चुके हैं। अगर तब हम असेसमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समेटिव हो जाएगा ना, मतलब आप सीख चुके हैं, तो इसको आप समेटिव असेसमेंट भी करके दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब असेसमेंट की सीखने के लिए मूल्यांकन। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आप कुछ सीख रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, असेसमेंट पढ़ा रहे हैं, और बीच बीच में हम आपका मूल्यांकन भी कर रहे हैं कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। तो आपका ये क्या हो गया, फॉर्मेटिव। एक और किस टाइप का होता है, ये फॉर्मेटिव टाइप का होता है। अब हो गया असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब कि असेसमेंट कैसा है, वो लर्निंग की तरह है, मतलब कोई चीजें ऐसी हो रही है, एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें आपका आकलन भी हो रहा है और आपका लर्निंग भी हो रही है। वो ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा, बताते हैं। कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, ठीक है, और आप उसको समझ भी रहे हैं, मतलब आप उसको लर्न भी कर रहे हैं। हाँ, आप उसका मूल्यांकन भी करें, मूल्यांकन नहीं होगा, आकलन होगा। ठीक है, ओके। ये कब होता है, जब आप, इसका एग्जाम्पल आप समझिए, बहुत सिंपल सा है, जब आप क्या लगाते हैं, पी वाई क्यूज लगाते हैं।
कोई भी एक पीवाईक्यूज आप लगाए तो उसमें क्या है, उसमें आप आकलन भी कर रहे हैं, आप असेसमेंट से रिलेटेड कोई पीवाईक्यूज एक उठा के लगा लिए, ठीक है। तो आप उस समय क्या करते हैं, आप अपना आकलन भी करते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमको आया कि नहीं आया। तो ये क्या हुआ, ये आपका असेसमेंट हो गया। और अगर आपको वो चीज़ नहीं आया, वो आपका पीवाईक्यूज नहीं लग पाया, तो आपने कहीं न कहीं उसका सॉल्यूशन भी खोजा। आपने उसी बुक में कहीं आंसर देखा, नेट पे देखा, मुझसे पूछा, किसी से भी करके आपने उसका आंसर भी ढूँढ डाला। तो आपको समझ में आ गया, अगर आपका ये पीवाईक्यूज गलत हो गया, तो आपने उसका सॉल्यूशन खोजा। सॉल्यूशन खोजने के बाद आपका पीवाईक्यूज क्या हो गया, राइट हो गया। तो आपकी क्या हो गई, लर्निंग हो गई। मतलब कि पीवाईक्यूज आप कर रहे हैं तो वहाँ आपकी क्या होगी, वहाँ आपका असेसमेंट भी हो गया, आप अपने खुद को आँक भी लिए कि मैं कितना पानी में हूँ, कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ असेसमेंट से रिलेटेड। और क्या हुआ, और आपकी लर्निंग भी हो गई। तो आगे समझ में, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम एक एक करके, अभी हम लोग वैसे पढ़े, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो अभी हम लोग पढ़े, ये क्या होता है, ये समेटिव टाइप होता है। मतलब कि सीखने का, हम्म, सीखने का आकलन करना है इसमें। सीखने का आकलन कब करेंगे, जब आप कोई चीज सीख चुके हैं तभी तो करेंगे। अगर हम आपको असेसमेंट पढ़ा लिए हैं तभी तो हम आकलन करेंगे कि आपको असेसमेंट समझ में आया कि नहीं आया। मतलब आपकी जो लर्निंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो क्या हो जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लर्निंग इट विल बी समेटिव असेसमेंट। ओके, आगे समझ में, बस सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लिए तो बाकी ये सब समझने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा ठीक है देखते हैं, डिफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ समझने का ही आ गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, बाकी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। Assessment of learning, let the teacher, student and their parents know, okay, how well each student has complete the learning task and activities. सीखने का आकलन से शिक्षक, छात्र और उनके माता-पिता को पता चलता है कि प्रत्येक छात्र ने सीखने के कार्य और गतिविधियों में कितनी अच्छी तरह पूरा किया। मतलब कि ये जो असेसमेंट होता है इसके थ्रू कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट्स ये जान सकता है कि जो लर्निंग हुई है वो कितना अच्छी तरीके से हुई है या नहीं हुई है। ओके, फॉन्ट साइज तो अच्छा है। फॉन्ट साइज जो ये है ना, ये 14 में बनाया है मैंने। और जो 14 है ना वो सबसे स्टैंडर्ड साइज होती है पीपीटी की। डॉक्यूमेंट्स की साइज, अगर डॉक्यूमेंट्स में आप वर्ड फाइल में कोई चीज़ बना रहे हैं तो कितने फॉन्ट में स्टैंडर्ड होती है, 12 में होती है, ठीक है, 12 में होती है डॉक्यूमेंट्स में। पीपीटी में स्टैंडर्ड साइज होती है 14 होती है। दिनेश ठीक है, मैं कल से थोड़ा एक पॉइंट और बढ़ा के ले आऊंगी। ओके, वैसे दिख रहा है, मैं भी मोबाइल में ऑन करके रखी हूँ तो वो बहुत आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं एक साइज और बढ़ा करके ले आऊंगी। ओके, आप लोग जैसा पढ़ना चाहें, जैसा सीखना चाहें वैसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट्स। अच्छा, ये जो क्या होता है, ये स्टूडेंट के जो अचीवमेंट है, मतलब क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, उसका ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यह किसी विशेष कार्य या गतिविधियों के अंत में छात्र की उपलब्धि के बारे में जानकारी देता है। इसके आधार पर शिक्षक आगे की गतिविधि की योजना बनाते हैं। ऑन दैट बेसिस टीचर प्लान द फर्दर फ्यूचर एक्टिविटी। मतलब कि इससे क्या होता है, इससे टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे की जो लर्निंग है ये सही से हुई कि नहीं हुई, और उसके बाद वो फर्दर जो मतलब आगे की एक्टिविटी कराने की योजना बनाता है। अगर नहीं हुई तो फिर से समझाएगा, समझ गया, अगले टॉपिक पे जाएगा। इसमें हिंदी का जो फॉन्ट है, आपको तो हिंदी ज़्यादा समझ में आती है दिनेश, तो हिंदी का फॉन्ट तो वैसे भी बहुत बड़ा है। 14 में दोनों है लेकिन हिंदी फिर भी बड़ा दिखता है। अब हम लोग देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग।
मतलब कि ये आकलन कब हो रहा है, लर्निंग के लिए हो रहा है, मतलब कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इट विल बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, अच्छा ये जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है ना लोग, आप लोग को? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन सिंपल वे में पढ़ा रही हूँ, समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा तो बताइए। अब हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब कि जो हमें आकलन करना है वो लर्निंग के लिए करना है, मतलब कि सिखाने के लिए आकलन करना है, कि आप सीखते समय ही आकलन कर लिए। असेसमेंट के बारे में पढ़ा रही, इसी समय में आकलन कर ली कि पढ़ाना है, कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी मुझे एक टॉपिक और पढ़ाना है, एक टॉपिक मैंने पढ़ाई, दूसरा स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी मैं आप लोग से पूछी समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये कौन सा लर्निंग का हुआ? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट मैं अभी अभी आप लोग के साथ की हूँ, लाइव एग्जाम्पल देके मैंने इसलिए बता दिया। ओके, कि ड्यूरिंग द टीचिंग मैंने कर लिया असेसमेंट। तो ये क्या हो गया, असेसमेंट मैंने आकलन क्यों किया, लर्निंग के लिए आकलन किया, कि लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब पढ़ेंगे हम लोग इसका कुछ की पॉइंटर देख लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज गोइंग असेसमेंट दैट अलाउ टीचर टू मॉनिटर स्टूडेंट ऑन ए डे टू डे बेसिस। ठीक है, इसके क्या करता है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को क्या कर लिया है, मॉनिटर करता है। अभी जो मैं जैसा मैंने मॉनिटर कर रही हूँ कि किसको समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा है, and modified their teaching based on what the student need to be successful। और वो क्या करता है, अब डे टू डे उसको उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो पाए। दिस असेसमेंट प्रोवाइड स्टूडेंट विद द टाइमली स्पेसिफिक फीडबैक एंड दे नीड टू मेक एडजस्टमेंट टू दियर लर्निंग। यह मूल्यांकन जो होता है छात्रों को समय पर विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जिससे जिसकी उन्हें अपने सीखने में समायोजन करने की आवश्यकता होती है। मतलब कि सब मिला के आप इसको एक नॉर्मल से समझिए कि ऐसे असेसमेंट में क्या होता है, ये स्टूडेंट को टाइमली प्रोवाइड किया जाता है, मतलब बीच बीच में पूछ पूछ के उसके बारे में जानकारी लिया जाता है, और उससे हम क्या लेते हैं, टीचर क्या करता है, स्पेशली फीडबैक लेता है, पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक लेता है। अगर पॉजिटिव हो तो अच्छा है, फिर नेगेटिव हो तो उस पर वर्क करता है, उसको उसकी लर्निंग को एडजस्ट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। जो ये आकलन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, लर्निंग की तरह हो रहा है। स्टूडेंट डेवलप ए सेंस ऑफ ओनरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट है वो खुद अपने आप को ओनरशिप होता है, मतलब वो खुद अपने आप का आकलन करता है। मतलब आप जब PYQs लगाते हैं तो वो कौन आकलन करता है, अगर मैं लगवा रही हूँ तो ठीक है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप PYQs लगा रहे हैं तो आप खुद लगा रहे हैं, आप खुद का आकलन कर रहे हैं, आप खुद का असेसमेंट कर रहे हैं, और असेसमेंट के साथ साथ आप खुद की लर्निंग कर रहे हैं। ये हो गया असेसमेंट एज लर्निंग। They use self-assessment feedback to make adjustment, improvement, and change to what they understood. Okay? वे जो समझते हैं उसे समायोजन, सुधार और परिवर्तन के लिए स्वयं मूल्यांकन प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मतलब कि आप कोई चीज असेसमेंट PYQs के थ्रू अपना असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, आपको अपना फीडबैक भी मिलता है, आप अच्छा किए, मतलब आपको आया कि नहीं आया, नहीं आया तो आप उसको एडजस्ट भी करते हैं, कि मतलब अलग अलग जगह से खोज के उसका आंसर ला के देखेंगे कि क्यों मुझे नहीं आया, उसको सोल्यूशन खोजेंगे, उसका किसी से भी पूछेंगे, फिर उसके बाद अपने में इम्प्रूवमेंट करेंगे और चेंज करेंगे, कि हम क्या भी करके अपना चीज़ें पढ़ें, मतलब कि ज़्यादा स्टडी करेंगे तो आपका PYQs वगैरह सही होने लगेंगे। ठीक है, तो मैं तीनों बता दी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीन चीज़ें मैं बता दी। दिनेश, आपको समझ में आ गया? अब हम लोग न्यू टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दिनेश एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स। ओके, तो ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स के बीच रिलेशन क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया? उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, और आउटकम्स का मतलब क्या हो जाता है? जो आपका आउटकम निकल रहा है, मतलब कि इसको बोलते हैं हिंदी में कि उसका परिणाम। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन आउटकम एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। उसके लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये आपका क्या हो गया? आउटकम हो गया। ठीक है, पहले हम लोग आउटकम की बात करते हैं। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, पिलर फॉर्म की कोचिंग ज्वाइन किए हैं, नेट सेकंड पेपर एजुकेशन का, तो क्यों ज्वाइन किए हैं? आपका आउटकम क्या है? इस कोचिंग से आप क्या चाह रहे हैं? इस कोचिंग से आप चाह रहे हैं कि आपका नेट हो जाए, जेआरएफ हो जाए। नेट के लिए तो कोई भी नहीं ज्वाइन किया होगा, सब जेआरएफ के लिए किए होंगे, है कि नहीं? क्योंकि सपने हम सब ऊंचा देखते हैं, और अच्छी भी बात है। जब हम सपना ऊंचा देखेंगे तो ही तो उसको साकार करने की कोशिश करेंगे। तो हमको नेट के लिए तो देखना ही नहीं है, हमको जेआरएफ चाहिए, नेट की बात ही नहीं करनी हम लोग को। ठीक है, तो हमारा आउटकम इस कोचिंग से क्या है? हमारा इस कोचिंग से आउटकम है कि हमारा नेट एंड जेआरएफ हो जाए। हमारा भी आप लोग से यही आउटकम है। ओके, तो आउटकम के लिए हम लोग क्या होता है, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। मतलब कि अगर आप कोई चीज चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका नेट जेआरएफ हो जाए, अगर आप अपना आउटकम चाह रहे हैं कि हमारा जून में मेरा आउटकम निकले, मेरा परिणाम। ठीक है, आउटकम का मतलब क्या हो गया? हिंदी में लिख देती हूँ मैं, परिणाम। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ओके, तो आपका परिणाम आप चाह रहे हैं कि आपका जून में नेट जेआरएफ हो जाए। ओके, तो परिणाम आपका अच्छा है, उसके लिए आपका उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए। तो आप अपना उद्देश्य के लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे? मतलब कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा? कैसे आपका नेट जेआरएफ हो पाए, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप चाहे सेल्फ स्टडी करें, ठीक है, सेल्फ स्टडी करें, कोई आप कोचिंग ज्वाइन कर लें। ओके, क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको पीवाईक्यूज लगाना है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ के। इसके लिए आपको क्या करना है? रिविजन्स करने हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप का, सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होती है कोई भी एग्जाम निकालने का। ठीक है, मतलब ऐसे मैंने नॉर्मल बोला कि आप ऐसे ऐसे आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे। ठीक है, मॉर्निंग में उठना है, पढ़ना है, कुछ लोग को इवनिंग में पढ़ने का ज़्यादा मन रहता है, कुछ लोग का रात में पढ़ने का मन रहता है। तो सबके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलग, लेकिन हमारा जो एम है, मतलब हमारा जो आउटकम हम चाह रहे हैं, आउटकम का जो हमारा एम है वो सिर्फ नेट और जेआरएफ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे बहुत सारे हो गए, और हमारा आउटकम क्या हो गया? सिर्फ हमारा परिणाम हो गया। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि इसका और इसके बीच में रिलेशन क्या हो गया? दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, हमारा जब ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा तो ही हमें आउटकम अच्छा मिलेगा, और जब हमारा आउटकम अच्छा होगा तो ही हमारा ऑब्जेक्टिव भी अच्छा होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारा परिमाण के परिणाम के बारे में अगर हम लोग कुछ नहीं सोच रहे, अगर अच्छा नहीं सोच पा रहे, कंफ्यूज है, नेट निकाल ले, पीजीटी निकाल ले, टीजीटी निकाल ले, सेट निकाल ले, टेट निकाल ले, मतलब कंफ्यूज है पूरी तरह से आउटकम को लेके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो हमारा क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव भी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, यही दोनों का एक दूसरे का रिलेशन है। और एक चीज मेन पॉइंट, एक चीज इसका है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि वो व्यवहारिक नहीं होता है। ठीक है, व्यवहारिक नहीं होता है, और आउटकम है, ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से आ भी सकता है कि
आपका जो ऑब्जेक्टिव वो तो ऐसा रिलेशन बस लिखा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, आपके सिंपल से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव आपका बिहेवियरल है या नहीं है, व्यवहारिक है या नहीं है, ये परिणाम जो है आपका वो व्यवहारिक है या नहीं है, बस इस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, उस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, व्यवहारिक का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वह व्यवहारिक नहीं होता है। ठीक है, नो बिहेवियरल होता है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए कि हमको शाम वाली क्लास जो है 6 से 7 वाली करनी है, उसके बाद हमको रिवीजन करना है, फिर हमको रात में खाना वाना खाकर फिर क्विज लगाना है, रिवीजन करना है, फिर मन किया तो फिर से क्लास देख लेंगे, यूट्यूब पे कुछ और चीज़ें देख ली हमको, और भी मतलब गूगल से देख लिया, कुछ मेरे पास बुक्स है उसको पढ़ लिया। ये आपने ऑब्जेक्टिव बना के रखे हैं। लेकिन अभी क्लास आप ज्वाइन किए, आपको अभी भी क्लास के बीच में कुछ ना कुछ काम आ गया, आप क्लास छोड़ के चले गए, उसके बाद भी आपको काम आता रहा, मतलब आपने कुछ किया नहीं, जीरो किया, कोई वर्क नहीं किया। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो व्यवहारिक नहीं हो पाए, पूरे नहीं हो पाए। कभी कभी होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं वो व्यवहारिक तौर पे नहीं काम कर पाते, वो पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन आउटकम में ऐसा नहीं होता है। आउटकम तभी आएगा जब आपका वो चीज पूरा होगा। अगर आपका नेट जीआरएफ नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपका आउटकम नहीं निकला, हो गया ना। तो ये पूरी तरह से व्यवहारिक होता है, मतलब कि बिहेवियरल होता है, और ऑब्जेक्टिव आपका व्यवहारिक नहीं होता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक 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 करके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको एक ओवरऑल समरी बता दी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट करके देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब द गोल्स एंड इंटेंशन ऑफ द प्रोफेसर हु टीच द कोर्स। ये क्या होता है, जो उद्देश्य होता है वो पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले प्रोफेसर के लक्ष्यों और इरादों का वर्णन करता है कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। ये मेरे जो मैं ऑब्जेक्टिव्स बनाई हूँ कि मैं रोज आपको 6 से 7 क्लास लूंगी, एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, 10 से 11 क्लास लूंगी, आपको पीआईक्यूज भी कराऊंगी, और आपको मैं नोट्स करूंगी। ये मेरे क्या है, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, ये मेरे क्या है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये मेरे ऑब्जेक्टिव से आप पता कर सकते हैं कि मेरा गोल क्या है और मैं कैसे आपको, किस इरादे से आपको पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव का। ओके, दूसरा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफन ऑफन टर्म द इनपुट इन द बोर्ड स्टेट द पर्पस एंड गोल्स ऑफ द बोर्ड। उद्देश्य क्या है, जिसे अक्सर पाठ्यक्रम में इनपुट कहा जाता है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्यों को बताता है। इसका मतलब हो गया कि जो उद्देश्य क्या होता है वो पाठ्यक्रम का किसी भी चीज का इनपुट होता है। मतलब इनपुट क्या होता है, इनपुट मतलब किसी चीज में कोई चीज आप डालें, सिंपल रही इनपुट हो गया, और उससे आप कोई चीज आपको मिल गया तो वो आपका आउटपुट हो गया। ओके, अगर आप सिंपल में देखिए कि आप कोई चीज प्रिंट कराने गए, आपके पास कोई कॉपी है, उसका आप जीरोक्स कराने गए। ओके, तो जीरोक्स वाली मशीन में आप अपनी मार्कशीट लेके गए जीरोक्स कराने, आप जीरोक्स वाली मशीन में अपनी जो मार्कशीट है उसको आप डालें जीरोक्स की मशीन पे, आपने उसमें इनपुट किया, इनबिल्ट किया, इनपुट किया, कुछ भी कहिए, इनपुट किया, उसके बाद आपको आपके मार्कशीट का जीरोक्स वापस आया, तो वो आपका आउटपुट हो गया। ओके, इनपुट एंड आउटपुट समझ में आ गया, दोनों किसे कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, वो किसी भी कोर्स का इनपुट हो गया कि हम ये ऑब्जेक्टिव बनाए, हमें ये करके कोर्स में इंटर करना है, उसको पढ़ना है और बाद में उसका परिणाम लेके बाहर निकलना है। अब हम पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन कंटेंट एंड स्किल इंपॉर्टेंट विद इन द क्लासरूम और प्रोग्राम। मतलब जो उद्देश्य है वो कक्षा या कार्यक्रम के भीतर महत्वपूर्ण सामग्री है और कौशल पर ध्यान केंद्रित है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वही मेन है। ठीक है, उसकी वो क्या है, वो मेन सामग्री है, मतलब कि उसी के थ्रू हम अपना परिणाम को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट स्किल मतलब जो कौशल है उस पर ध्यान देते हैं। हम अपना कौशल सुधारेंगे, टीचिंग स्किल सुधारते जाएंगे, आपको भी सोचेंगे कि आपकी भी स्किल धीरे धीरे, मतलब कैचिंग पावर आपका धीरे धीरे बढ़े, ताकि ये जो हमारा परिणाम है वो अच्छे से आए। अब तक हम लोग आउटपुट वो पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े, अब हम लोग पढ़ते हैं आउटकम। आउटकम क्या होता है, आउटकम का मतलब क्या हो गया, परिमाण। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ठीक है, कैटलॉग द ओरिजिन प्रोडक्ट
of the course and are the evidence that the goals or objective were achieved। मतलब कि छात्र सीखने के परिणाम पाठ्यक्रम के व्यापक उत्पादों को सूचीबद्ध करते हैं और सबूत है कि लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था। ठीक है, आउटकम का यही मतलब है कि हम अच्छा ऑब्जेक्टिव डालेंगे, फिर उसके बाद हमको ये लग पता चलेगा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डाला था वो हमारा आउटकम मतलब कि हमारा जो परिणाम है वो अच्छे से प्राप्त हुआ कि नहीं, उसका जो परिणाम आया वो हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा हो जाएगा लर्निंग का आउटकम। और दूसरा देखते हैं, आउटकम एक्सप्रेस हायर लेवल थिंकिंग ओके skill that integrate course content and activities and can be observed as a behavior skill or discrete usable knowledge upon completing the course। जो हमारा परिणाम है वो क्या होता है, वो उच्च स्तरीय सोच कौशल व्यक्त करते हैं। मतलब कि अगर हमारा परिणाम अच्छा आया, हमारा जेआरएफ हो गया, तो ये बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत अच्छा था और हमारा जो जेआरएफ है वो उच्च स्तर का है, उच्च स्तर का कौशल हमने उसमें यूज किया, तभी हमारा जेआरएफ हो पाया। जो पाठ्यक्रम सामग्री और गतिविधियों को एकत्रित करते हैं और पाठ्यक्रम को पूरा करने पर एक व्यवहार कौशल या सतत उपयोगी ज्ञान के रूप में देखा जा सकता है। ओके, समझ में आ गया लर्निंग आउटकम। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। देखिए जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना वो चीज़ें आप नोट भी करते रहें, क्योंकि नोट्स में मैं ये सब बना के तो नहीं दिखा सकती ना नोट्स में, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी। नोट्स में क्या बताऊँ, जो मैं पीपीटी में डाली हूँ ये मैं नोट्स में आपको दे दूँगी। तो ये चीज़ें आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं एक बार चीज़ों को थोड़ा सा रफली वे में बता देती हूँ ताकि वो चीज़ें आप कनेक्ट कर पाए। तो जो रफली वे में मैं बता रही हूँ इसको आप अपने कहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप बस इतना ही याद कर लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज़। फिर पीपीटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आप यहीं से देख लीजिए सब क्लियर है, जो मैं पीपीटी में बताई वो मैं पहले ही बता दी थी आपको। अब आपका सिलेबस में दिया है कि ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, ये मैंने करा दिया। अब आपका दिया असेसमेंट, 3 टाइप के असेसमेंट आपने दिए गए, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के। ओके, क्या दिया है, कॉग्निटिव असेसमेंट दिया है, अफेक्टिव असेसमेंट दिया और साइकोमोटर असेसमेंट दिया गया है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें देखते हैं, बस एक ओवरव्यू लीजिए, ठीक है, फिर हम एक एक करके देखते हैं। ये आपका क्या हो गया, नो टैक्सोनॉमी। जो ये टॉपिक है ना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पेपर में भी आएगा, सेकंड पेपर में भी आएगा। तो फर्स्ट पेपर में भी हो सकता है आ जाए, सेकंड पेपर में भी हो सकता है आ जाए, नहीं आएगा तो एक में तो आना निश्चित है। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों में नहीं आया। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं। 2 नंबर तो कहीं गया नहीं है इससे। हर एक दिन आप चाहे तो 2 नंबर करके अपनी जो गगरी है वो पूरी तरह से भर लीजिए, ठीक है। मैं रोज 2 नंबर 4 नंबर का 1 घंटे में आपको बता के जाती हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 नंबर 4 नंबर सब ले लेंगे या आप छोड़ देंगे सब, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना काम कर रही हूँ, ओके। तो चाहूंगी कि आप लोग भी अच्छे से करें, है ना। हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, ठीक है। तो फैमिली में जो मेंबर होते हैं उनका क्या काम है, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मैं आपका साथ दे रही हूँ, आप मेरा साथ दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से हो जाए, क्लियर ना। चलिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3 तरह के डोमेन को बताया है। पहला क्या है, अफेक्टिव, पहला कॉग्निटिव है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं। अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। और इधर पढ़ लेते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डोमेन, अब ये क्या हो गया, साइकोमोटर, ठीक है। सब एक दूसरे से रिलेट है।
अफेक्टिव डोमेन को क्या बोलते हैं, हिंदी भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है, भावनात्मक। ओके, साइकोमोटर को क्या बोलते हैं, साइकोमोटर को तो साइकोमोटर ही करके रखिए, उसकी हिंदी इतनी याद आ नहीं रही मुझे भी। कॉग्निटिव को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक। ठीक है, ओके, ब्लूम टैक्सोनॉमी में साइकोमोटर करिए। ठीक है, साइकोमोटर का आप उसमें मतलब निकाल सकते हैं कि हैंड, जो चीजें हम हाथ से करते हैं, इसमें एक 3H फार्मूला है, कभी कभी ये भी आता है, आया हुआ है क्वेश्चन, 3H फार्मूला में क्या क्या चीजें हैं। एक H का मतलब होता है हेड, दूसरे H का मतलब होता है हैंड, और तीसरे H का मतलब हो गया, ये कोई स्टेप नहीं है, बस ऐसे ही 3H है, हर H का अलग अलग मतलब है। हैंड, अब ये देखिए जो हैंड है वो कहाँ जाता है, वो साइकोमोटर में चला गया, ठीक है, ये तो हेड पे मैंने टिक कर दिया ना, ओके। जो आपका हेड वाला पार्ट है वो किसमें, हेड का मतलब क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता, तो वो किससे आएगी, वो आता है संज्ञानात्मक माइंड, यानी कॉग्निटिव स्टेज से आती है, ठीक है। हैंड का क्या होगा, मतलब हाथ पैर, जो आपके मोटर्स है, ठीक है, मोटर आर्गन, तो वो किसमें हो गया, आपका साइकोमोटर्स में हो गया, ठीक है। और हार्ट, हार्ट से क्या करते हैं, हमें फीलिंग्स आती है, कोई चीज हम कभी सोचते हैं ना, कि बहुत सारी चीजें होती हैं दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं, ठीक है, तो वो हमारी भावना है, वो हमारी इमोशंस है, वो कौन से मोटर्स में वो किस में, किस डोमेन में आ गए, वो हमारे आ गए इफेक्टिव डोमेन में आ गए। तो ये 3H जो है, ये आप इसको जरूर याद रखिएगा, 3H भी आ जाएगा, ओके। 3H का मतलब क्या होगा, हेड, हैंड एंड हार्ट। हेड आपका क्या, दिमाग, तो दिमाग से क्या सोचना थी, मतलब संज्ञान आना, कोई चीज ज्ञान में लेना, संज्ञान में लेना, तो वो आप ऐसे याद, मतलब मैं याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, तो आप किसमें बोल याद कर लेंगे, कॉग्निटिव डोमेन हो गया आपका। हैंड, हाथ, हाथ आपका मतलब होता है ना, कि हम लोग बोलते हैं ना कि ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मतलब साइकोमोटर जो है, ठीक है, तो वो किस में आ गए, वो हैंड आ गया। और हार्ट क्या होगा, जिससे हम लोग फीलिंग्स लेते हैं, भावनाएं हमारी छिपी है, वो आपका इफेक्टिव डोमेन में आ गया। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो ज़्यादातर बताती ही रहती हूँ दिनेश, कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको ना, कि हेड से क्वेश्चन आ सकता है कि 3H क्या है। ज़्यादा चीज़ें मैं बताती रहती हूँ कि क्वेश्चन, कल भी मैंने जो पढ़ाया था असेसमेंट के बारे में, तो समेटिव असेसमेंट का आपसे पूछा था कि आप उसका आंसर दीजिए, पर किसी ने उसका आंसर मुझे नहीं दिया। कि ताजमहल दिखाने गए, तो वहाँ पे जब बताया गया कोई चीज़ें को, फिर क्लास में आके टीचर उसके बारे में पूछ रही, तो कौन सा असेसमेंट, वो बोले थे जो लोग वो रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे वो लोग मुझे बताएंगे, पर किसी ने नहीं बताया। कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो 3H आप लोग जरूर से याद रखिए। और क्या आ सकता है, इसमें आपका मिलाने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, कि जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है वो किसने दिया, वो किसने दिया, एंडरसन एंड कार्थवोल ने दिया, ठीक है। और इफेक्टिव डोमेन है वो किसने दिया, इन्होंने, कार्थवोल ने ही उसका उनको दिया था, ठीक है। साइकोमोटर किसने दिया था, RS डेव ने दिया था। तो इस तरह भी क्वेश्चन मिलाने के लिए भी आ जाता है, कि कॉग्निटिव किसने दिया है, अफेक्टिव किसने दिया है, और साइकोमोटर्स किसने दिया है, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, और अफेक्टिव का मतलब हो गया भावनात्मक हो गया, साइकोमोटर का क्या हो गया, देखिए इसका साइकोमोटर ही होता है, ठीक है, इसकी कोई हिंदी नहीं होती, क्योंकि जो ब्लूम थे वो बाहर के थे, वो इंडिया के थे, नहीं कि हिंदी में बता दिया है कि हाँ, अगर किसी को पता भी होगा तो मुझे बता देगा। चलिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इट इज ए क्लास, देखिए बहुत सिंपल सी डिफिनेशन में ले आएंगे, कहीं भी आप पूछेंगे बहुत बड़ी बड़ी डिफिनेशन, इसकी कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल में देखिए, हमको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, ओके। तो इट इज ए क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज टू डिफाइन दैट डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। ये एक ऐसा वर्गीकरण प्रणाली है जिसका उपयोग मानव अनुभूति के विभिन्न स्तरों को परिभाषित और अलग अलग करने के लिए किया जाता है। ये क्या है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये क्या है, ये मतलब एक तरह से तीन चीजों को हमारा वर्गीकृत कर दिए हैं।
जैसे कि क्या-क्या किया है इन्होंने साइको मतलब संज्ञानात्मक चीज़ को वर्गीकृत कर दिया है, भावनात्मक को वर्गीकृत कर दिया, कुछ चीज़ों को संज्ञानात्मक में रख दिया, कुछ चीज़ों को भावनात्मक में रख दिया, कुछ चीज़ों को हमारे साइकोमोटर में रख दिया। तो ब्लूम ने ये ऐसे करके वर्गीकरण को दिया है। इससे क्या होता है कि हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि क्या बताया थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग और ईटीसी ठीक है? मतलब कि सोचना, सीखना, समझना ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी में चीज़ें बताई गई हैं। ओके? इट इज़ a classification system used to define and distinguish different levels of human cognition ठीक है? मतलब मानव अलग-अलग मानव कैसे सोचते, क्या करते हैं, क्या उसकी प्रोसेस है, कब क्या करते हैं, ठीक है? वो ब्लूम टैक्सोनॉमी में बताई गई है। वो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो 2 बार आई है, ठीक है? जो पहली आई है वो कब आई है? वो 1956 में आई है और दूसरी वाली जब कब आई है वो 2001 में आई है मतलब बहुत रिसेंट में आई है। ओके? अभी हम लोग सब पढ़ेंगे। चलिए, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। आ सकता है, फर्स्ट पेपर में या सेकंड में आ सेकंड में फर्स्ट में या दोनों में आ सकता है, ठीक है? तो ब्लूम ने बताया है ये इसको आपको लाइन वाइज ही याद करनी है, बीच-बीच में छोड़-छोड़ के नहीं याद करनी है। तो इसका आप ट्रिक कर लीजिए के सी ठीक है? एक साथ याद करेंगे कभी नहीं याद हो पाएगा और एस ओके KCAASC ऐसे करके याद कर लीजिए कुछ भी ट्रिक लगा के याद तो मतलब याद ही करना है रट्टा मार लीजिए इसको। इसमें क्या है अब एक बार याद कर लेंगे तो फिर आपको समझना पहले के फॉर क्या आ गया नॉलेज मतलब कि क्या होता है पहले ज्ञान होता है कोई भी चीज हम आपको बता रहे हैं तो आप उसको ज्ञान ले रहे हो उसे ठीक है ब्लूम के बारे में बताएं तो आपने सुना उसको उसका ज्ञान लिया आपको फिर आपको क्या हो गया कॉम्प्रीहेंशन हुआ मतलब आपको बोध हुआ उस चीजों के बारे में आप उसको अंडरस्टैंड किए रियलाइज किए ठीक है फिर आप उसका क्या किया अप्लीकेशन किए मतलब कि कहीं भी आप उसको क्विज वगैरह में अप्लाई करेंगे जो चीज़ हम आपको जो नॉलेज दिया उसको अप्लाई करेंगे फिर क्या हुआ उसका विश्लेषण करेंगे मतलब विश्लेषण क्या मतलब क्या है कि चीज़ों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण ये क्या हो गया मतलब कि कोई भी चीज़ है जैसे कि एक कार है ठीक है तो चीज़ों को अलग अलग उसका टायर अलग से उसको विश्लेषण करना और उसका लाइट अलग से विश्लेषण करना उसका डोर अलग से विश्लेषण करना तो मतलब ये क्या होगा ये अलग अलग करके फिर चीज़ों को हम क्या करते हैं विश्लेषण करते हैं फिर क्या करते हैं फिर ओवरऑल करके मतलब पूरी कार को एक साथ करके देखते हैं ये ब्लूम ने बताया ठीक है और फिर क्या बोलते हैं सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करते हैं फिर हम लोग क्या बोल करते हैं इवेल्युएशन करते हैं मतलब किसी भी चीज का हम मूल्यांकन करते हैं ये बताया गया ब्लूम के द्वारा कि कोई भी जो नॉलेज होती है वो हम क्या करते हैं पहले नॉलेज करते हैं फिर उसका कंप्रीहेंशन करते हैं फिर एप्लीकेशन करते हैं फिर एनालिसिस करते हैं फिर सिंथेसिस करते हैं फिर क्या करते हैं इवेल्युएशन करते हैं पहले हम ज्ञान होता है हमको फिर बोध होता है फिर अनुप्रयोग होता है फिर विश्लेषण करते हैं संश्लेषण करते हैं फिर क्या करते हैं इवेल्युएशन करते हैं ज्ञान का मतलब कि कोई भी चीज़ है आप उसको समझ के ज्ञान हुआ फिर आपको बोध है उस चीज़ों को डीपली समझना फिर आपको कहीं उसको अप्लाई करिए फिर आप उसका क्या करते हैं खंड खंड करके उस चीज़ों को देखते हैं फिर आप एक करके देखते हैं उस चीज़ को फिर आप इसका मूल्यांकन करते हैं ये है ब्लूम की टेक्सोनॉमी बुक ठीक है इसमें क्वेश्चन आते हैं कि ब्लूम का हायर लेवल कौन है और कौन सा लोअर लेवल है ठीक है तो आप क्या बताएंगे जो आपका हायर लेवल है वो 3 लेवल जो है वो आपका हायर लेवल आता है ठीक है हायर लेवल और बाकी ये जो 3 लेवल है ये आपका क्या आ जाता है ये आपका लोअर लेवल आता है ओके आपका एप्लीकेशन कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज ये क्या हो जाएगा लोअर लेवल पे आ जाएगा और इवेल्युएशन सिंथेसिस एंड एनालिसिस ये आपका हायर लेवल में कभी कभी एक साथ से भी क्वेश्चन आता है और कभी कभी आधा से भी क्वेश्चन आता है ये पूछ दिया कि लोअर लेवल कौन कौन से है 5 दे दिया सॉरी 4 दे दिया इसमें से आपको 3 निकालना होगा ठीक है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग जो ब्लूम की वो जो टेक्सोनॉमी थी वो पुरानी वाली थी मतलब ये
किस सन की थी? 1956 की थी। ओके, ये वाली टैक्सोनॉमी 1956 की। अब उसके बाद 2001 में नई टैक्सोनॉमी आ गई, उसमें दो चीजें चेंज कर दी गई। ठीक है, ये किसने चेंज की? ये चेंज की आपके जिन्होंने कॉग्निटिव असेसमेंट बताया है। ठीक है, किसने चेंज की? एंडरसन एंड कार्थवाल ने भी चेंज कर दी थी। ठीक है, एंडरसन एंड कार्थवाल ने इसको चेंज किया। इसीलिए मैं हमेशा बोली हूँ कि जो आपका सिलेबस है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर पूछ लिया आपसे कि आपका जो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो किसने चेंज की, तो आपको यहीं से आंसर मिलेंगे, कहीं और से नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। मैं भी पढ़ाती हूँ तो आपका सिलेबस देख देख के ही पढ़ाती हूँ, ताकि कोई चीज आपका छूट न जाए। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि न्यू ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है। वो ये 2001 में आई। ये किसने बनाई? ब्लूम। पहली वाली तो ब्लूम ने बनाई। जो दूसरी वाली थी वो किसने चेंज किया? उसमें है ब्लूम की टेक्सोनॉमी, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हुए। वो किसने किए हैं? एंडर्स एंड कार्टवेल ने ही चेंज किए हैं। ओके, तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो आप लोग देखिए इन्होंने क्या बोला। जो पहला स्टेज होता है, ऐसे देखेंगे हम लोग, ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं जाना। न्यू वर्जन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। ओके, पहला क्या होता है? रिमेम्बरिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस और इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ठीक है, बस इसमें क्या चेंज हुआ है? इवेल्युएटिंग पहले ऊपर था और ये नीचे आ गया है, और ऊपर क्या जो यहाँ पे इवेल्युएटिंग के हिसाब से यहाँ सिंथेसिस था वो क्या हो गया? क्रिएटिंग हो गया। बस सिंपल सा चेंज हुआ है। और इसमें लेकिन ये चेंज से जो क्वेश्चन है बहुत ही पूछ रहा है, कितनी बार पूछे जाए होंगे आप पूछते पूछते थक जाएंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए ब्लूम टेक्सोनॉमी सो इम्पोर्टेंट। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं इसको। जिसको हिंदी में याद करना हिंदी में याद कर ले, इंग्लिश में याद करना इंग्लिश में याद कर ले। ठीक है, हिंदी इसके क्या हो जाए, क्या क्या स्टेप बताया है? पहले याद होता है, फिर समझना है, फिर लागू करना है, फिर विश्लेषण करना है, मूल्यांकन करना है, फिर इसका सृजन करना है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों को। ओके, ये टेक्सोनॉमी कब आई? ब्लूम वाली 1956 में, और जो रिवाइज होके फिर पुनः है वो कब आई? 2001 में आई। ठीक है, 2001 में आई। और इसमें देखिए बस सब चीजें सेम है, नॉलेज ही रिमेम्बरिंग है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन हाँ जो मतलब एक तरह से वर्ड है वो चेंज हुआ है। अगर न्यू वाले में आएगा तो आपको रिमेम्बर ही खोजना है, इसमें नॉलेज नहीं खोजना, लेकिन बात वही है। कंप्रीहेंशन मतलब बोध होता है, इसका भी मतलब ये अंडरस्टैंड का भी मतलब बोध होता है। एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करना होता है, तो इसलिए अप्लाई है ही। एनालिसिस का एनालिसिस ही है। ठीक है, बस सिंथेसिस जो है वो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, क्रिएट हो गया है, बस खाली नाम चेंज हो गया है, और इवेल्युएशन जो है वो नीचे आ गया, वो इवेल्युएट हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है? इसका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ऊपर जाएगा तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होगा, और नीचे नीचे जाएगा तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होगा। ये तीन चीजें क्या हो गई? हायर लेवल हो गई, और ये तीन चीजें लोअर लेवल हो गई। ओके, नाउन्स एंड प्रोनाउंस का क्या मतलब है? पहले जो ब्लूम टेक्सोनॉमी थी वो क्या थी? वो एक संज्ञा के रूप में थी, और बाद में वो क्रिया के रूप में आई, मतलब वो कार्य करना शुरू कर दी, तो बाद में क्रिया बोली गई उसको। पहले वो चीज एक संज्ञा के रूप में आई थी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हम क्या बताएंगे वो थोड़ा सा बता देते हैं। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे साइकोमोटर डोमेन। अभी हम लोग कॉग्निटिव डोमेन, अगर हम तीनों एक साथ पढ़ लेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरह से आप लोग, इसलिए थोड़ा सा पार्ट में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाला भी पढ़े टॉपिक, तो वो भी थोड़ा सा मतलब एक ही जैसे था, तो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। ठीक है, और टाइम भी हो गया क्लास का, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग साइकोमोटर डोमेन पढ़ेंगे, और हम लोग अफेक्टिव डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आ गया समझ में? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ ले क्लास में। नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। गुड नाइट सबको, कल की क्लास में फिर मिलते हैं 6 बजे।